हाय स्टूडेंट्स, बीए बीएससी बीकॉम प्रथम सेमेस्टर अनिवार्य विषय के रूप में खाद्य पोषण और स्वच्छता को हम लोग पढ़ते हैं। यह अनिवार्य सब्जेक्ट है। इसके पहले इस सब्जेक्ट का 7 लेक्चर हम लोगों ने पढ़ लिया है। आज हम लोग इसका 8वां लेक्चर पढ़ेंगे। जैसा कि आपको पता भी है कि फर्स्ट सेमेस्टर में खाद्य पोषण और स्वच्छता एक अनिवार्य विषय है जिसको पढ़ना अनिवार्य है, और इसी तरह के हर सेमेस्टर में एक सब्जेक्ट आपको पढ़ने हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। आज हम लोग पढ़ेंगे संतुलित आहार को प्रभावित करने वाले कारक। तो इसके पहले हम लोगों ने 3 कारक उम्र, लिंग और स्वास्थ्य पढ़ चुके हैं। इसके पहले लेक्चर यानी कि लेक्चर 7 में आपको इस लेक्चर को पढ़ने से पहले, इसको देखने से पहले आपको लेक्चर 7 अवश्य पढ़ लेना चाहिए, जहाँ पे हम लोग स्वास्थ्य तक, उम्र, लिंग और स्वास्थ्य जो फैक्टर है, इस फैक्टर को हम लोग पढ़ लिए हैं। तो आज हम लोग पढ़ेंगे अगला जो फैक्टर है, क्रियाशीलता। जैसा कि आपको पता भी है कि संतुलित आहार जो होता है, संतुलित आहार का मतलब हो गया कि वह भोजन होता है जिसमें सभी पौष्टिक तत्व विशेष रूप से जो हमारे शारीरिक मांग को पूरा करते हो, आयु को पूरा करते हो, वजन को पूरा करते हो, क्रियाशीलता को पूरा करते हो, इन सभी को पूरा करने के लिए जिस आहार का हम पोषण लेते हैं उन्हीं को हम संतुलित आहार कहते हैं। अब यह जो मांग है वो क्या मांग होता है? तो वह होता है, आपको पता भी है कि वह होता है कार्बोज। क्या होता है? कार्बोज, जिसको कि हम कार्बोहाइड्रेट्स कहते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स। दूसरा क्या होता है? प्रोटीन होता है। तीसरा क्या होता है? फैट होता है। उसके बाद क्या होता है? मिनरल्स होता है। उसके बाद क्या होता है? तो विटामिन्स होता है। ठीक है, उसके बाद क्या होता है? तो वाटर होता है। ठीक है, ये सभी जो होते हैं इनका क्या चाहिए हमें? इनका संतुलित मात्रा, या फिर संतुलित मात्रा के साथ साथ इनका क्या चाहिए हमें? एक निश्चित अनुपात में इनको चाहिए। हमारे भोजन में ये सभी हो, और सभी के साथ साथ जो इसमें जितने % की आवश्यकता है वह हो। ठीक है, इसी को हम क्या बोलते हैं? संतुलित आहार बोलते हैं। अब संतुलित आहार जो होता है, अब यह सभी के लिए एक समान नहीं होता है। जैसे कि अगर हम देख लें, एक शुगर का मरीज है, शुगर जिसको डायबिटीज कहते हैं, डायबिटिक पर्सन है, तो उसको हम भोजन में, अगर एक सामान्य व्यक्ति का जो भोजन है, जैसे कि ये सभी जो संतुलित आहार है, एक्चुअल में संतुलित आहार है, यही अगर इस शुगर के मरीज को देते हैं तो यह इसके लिए संतुलित आहार नहीं है, क्योंकि शुगर के मरीज के भोजन में कार्बोहाइड्रेट्स की मात्रा बहुत कम होती है। ठीक है, तो अब अलग अलग जो सिस्टम है, जैसे कि एज के आधार पे, लिंग के आधार पे, स्वास्थ्य के आधार पे, क्रियाशीलता के आधार पे, जलवायु और मौसम के आधार पे, विशेष शारीरिक अवस्था के आधार पे हमें जो हमारा संतुलित आहार है वह बदलता रहता है। तो उसी को हम पढ़ेंगे। संतुलित आहार को प्रभावित करने वाले कारक क्या है, जिसमें 3 हम लोगों ने पढ़ लिया। चलिए हम नेक्स्ट पढ़ते हैं, और नेक्स्ट है क्रियाशीलता। अब यहाँ देखेंगे कि क्रियाशीलता क्या होता है। क्रियाशीलता यानी कि जो शारीरिक क्रियाशीलता है, फिजिकल एक्टिविटी जिसको हम बोल सकते हैं, शारीरिक क्रियाशीलता यानी कि फिजिकल एक्टिविटी, शारीरिक क्रियाशीलता। अब यह शारीरिक क्रियाशीलता का मतलब हो गया, जैसे कि जो पौष्टिक तत्व की मांग है वह व्यक्ति के शारीरिक क्रियाशीलता पर निर्भर करता है। अब यह कैसे निर्भर करता है, इसको अब हम लोग थोड़ा समझ सकते हैं। जैसे 3 तरह की यह क्रियाशीलता होती है। पहला होता है
जो फर्स्ट जो होता है वह अधिक क्रियाशील व्यक्ति के लिए होता है, अधिक क्रियाशील व्यक्ति के लिए होता है। अधिक क्रियाशील व्यक्ति का मतलब कहाँ है, तो इसका मतलब हैवी वर्कर। हैवी वर्कर का मतलब हो गया कि इस श्रेणी के अंतर्गत आने वाले बहुत से व्यक्ति हैं जिनको अधिक से अधिक शारीरिक श्रम करना पड़ता है। अधिक क्रियाशील का मतलब हैवी वर्कर कौन होते हैं, जिनके शारीरिक श्रम ज्यादा करते हैं, शारीरिक श्रम ज्यादा करते हैं, जैसे कि लेबर्स हैं जो शारीरिक श्रम ज्यादा करते हैं। तो इनका जो भोजन होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए, जिसमें ऊर्जा की मात्रा बहुत हो, जिसमें ऊर्जा की मात्रा बहुत हो। ऊर्जा की मात्रा किसमें ज्यादा होता है, तो कार्बोहाइड्रेट में। अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे। कार्बोहाइड्रेट्स यानी कि इनके भोजन में कार्बोज की मात्रा ज्यादा होना चाहिए। क्या होना चाहिए, कार्बोज की मात्रा ज्यादा होना चाहिए। अब इसमें कौन कौन से आ जाएंगे, जैसे मजदूर आ जाएंगे, और कौन आ जाएगा, तो किसान आ जाएगा, मजदूर, किसान, और कौन आ जाएगा, तो जो बोझ ढोने वाले व्यक्ति हैं वो आ जाएंगे। कौन, जो बोझ ढोने वाले व्यक्ति हैं वो आ जाएंगे। और कौन आ जाएगा, जैसे कुली आ सकता है, इसी में कुली आ जाएगा। रिक्शा चालक आ जाएगा, इसी में रिक्शा चालक आ जाएगा। जो पत्थर आदि तोड़ते हैं वो व्यक्ति आ जाएंगे, यानी जो अधिक से अधिक वर्क करते हैं वह व्यक्ति इसमें आ जाएंगे। अब दूसरे नंबर पे यह आएगा, दूसरे नंबर पे, और वह होता है कि मध्यम क्रियाशील व्यक्ति। मध्यम क्रियाशील व्यक्ति, मध्यम क्रियाशील यानी कि मॉडरेट वर्कर इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मॉडरेट वर्कर बोलते हैं। वे व्यक्ति जो हल्के फुल्के कार्य तथा घरेलू कार्यों को करते हैं। ठीक है, इसमें कौन से व्यक्ति आएंगे, जो हल्के फुल्के कार्य करते हैं, यानी कि जो घरेलू कार्य करते हैं। ठीक है, इस श्रेणी के अंतर्गत आएंगे। इनको जो अधिक क्रियाशील व्यक्ति हैं उनकी अपेक्षा इनको कम ऊर्जा की जरूरत होती है, उनकी अपेक्षा कम ऊर्जा की जरूरत होती है। इसलिए इनका जो भोज्य पदार्थ है उसमें मध्यम श्रेणी का ऊर्जा वाला संतुलित आहार इनको देनी रहती है। जैसे इसमें कौन आ जाएगा, तो इसमें आ जाएंगे जैसे शिक्षक, इसमें कौन आ जाएंगे, शिक्षक आ जाएंगे। गृहिणियां आ जाएंगे जो घरों में काम करते हैं, चपरासी आ जाएगा, और कौन आ जाएगा, डाकिया आ सकता है, बस कंडक्टर आ जाएगा, इस तरह से ढेर सारे क्लर्क और जो गवर्नमेंट एग्जाम में हैं ये सभी लोग इसी में आ जाएंगे, क्योंकि इनको उतनी एक मध्यम वर्ग की एनर्जी की जरूरत है। तीसरा जो वर्ग है वह है साधारण क्रियाशील व्यक्ति। साधारण क्रियाशील व्यक्ति है, साधारण क्रियाशील व्यक्ति। साधारण क्रियाशील व्यक्ति का मतलब हो गया सेडेंटरी वर्कर, इनको बोला जाता है सेडेंटरी वर्कर बोला जाता है। अब सेडेंटरी वर्कर के अंतर्गत कौन आते हैं, वो व्यक्ति आते हैं जो केवल मानसिक कार्य करते हैं। कैसा कार्य करते हैं, केवल मानसिक कार्य करते हैं, केवल वो शारीरिक श्रम नहीं करते हैं, या फिर थोड़ा बहुत कम मात्रा में घरेलू कार्य या हल्के फुल्के कार्य भी नहीं करते हैं। ठीक है, जैसे घर का बिल्कुल काम नहीं, रात भर सोए जगे, सुबह गए अपना चेयर पे बैठ कर काम किए, फिर घर आके सो गए। ऐसे व्यक्ति को हम किस अंतर्गत में रखते हैं, तो यह है तीसरा, यानी कि साधारण क्रियाशील व्यक्ति।
ठीक है। अब इसमें आते कौन है, तो इसमें जैसे कि चिकित्सक आ गए, जो डॉक्टर होते हैं, डॉक्टर हो गए, मैनेजर हो गए, प्रोफेसर हो गए, आईएएस अधिकारी हो गए, बड़े बड़े ऑफिसर हो गए। तो ये सभी जो आते हैं, एक इसमें आता है साधारण क्रियाशील व्यक्ति। अब इन्हें माध्यम और अधिक क्रियाशील व्यक्ति से भी कम मात्रा में ऊर्जा की आवश्यकता होती है। यह जो मध्यम है उनमें, और जो अधिक क्रियाशील है उनसे भी बहुत कम मात्रा में ऊर्जा की जरूरत है। तो हम देखेंगे कि इनका जो संतुलित आहार है, इन तीन लोगों का, सबका संतुलित आहार जो होगा सब अलग अलग तरह से बनेगा, सबका अलग अलग, जो जिस हिसाब से काम करेगा उस हिसाब से ऊर्जा उनको जरूरत है। अगर उस हिसाब से ऊर्जा नहीं देंगे, जैसे साधारण क्रियाशील व्यक्ति है जिसको ऊर्जा की बहुत कम मात्रा है, और इनके जो संतुलित आहार है उसमें हम बहुत ज़्यादा ऊर्जा वाला पदार्थ अगर देंगे तो इनमें उसका विपरीत प्रभाव पड़ेगा। तो क्या हो जाएगा, इनमें मोटापा आ जाएगा, हृदय रोग आ सकता है, किडनी प्रभावित हो सकती है। तो इसलिए हमें केवल उस हिसाब से देना है कि इनका जो डेली कंजम्पशन है ऊर्जा का, वह उनको प्राप्त होता रहे। अगला है, चलिए पहले हम लोग इसको इरेज कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे ढेर सारा इरेज करना पड़ेगा। इरेज कर लेंगे, थोड़ा सा बोर्ड हमारा क्लीन हो जाएगा, बोर्ड क्लीन हो जाएगा तो फिर नेक्स्ट वाला हम लोग पढ़ते हैं। अगला जो टॉपिक है वह है जलयाव एवं जलयाव और मौसम। अब इसके आधार पर भी चलिए बस इतने में काम चल जाएगा हम लोग का। या फिर चलिए नेक्स्ट हम लोग स्लाइड ले लेते हैं, हाँ यहाँ पे देख लेंगे, यहाँ नेक्स्ट स्लाइड हमारे पास है जलवायु और मौसम। तो अब जलवायु और मौसम में देखेंगे तो ऐसा आपको पता भी है कि यह जलवायु और मौसम होता है, यह इस जगह के हिसाब से बदलता रहता है। जैसे एक जगह पे अगर मौसम ठंडा है, तो कहीं पे उसी समय गर्म मौसम है। तो अब दोनों जगह पे हम एक प्रकार का संतुलित आहार नहीं दे सकते। एक ही जगह पे संतुलित आहार हम नहीं दे सकते। अगर एक जगह पे ठंडा मौसम है और दूसरी जगह पे गर्म है, तो दोनों के लिए जो आहार है वह अलग अलग होगा। जैसे कि मान लीजिए ठंडे प्रदेशों में रहने वाले लोगों को गर्म प्रदेश में रहने वाले लोगों की अपेक्षा अधिक ऊर्जा की जरूरत है। जो ठंडे प्रदेश के लोग हैं उनको गर्म प्रदेश में रहने वाले के कंपेयर में इनको ज्यादा ऊर्जा की जरूरत है। क्योंकि ज्यादा ऊर्जा किस लिए जरूरत है कि यहाँ पे कुछ ऊर्जा इनका मौसम को मेंटेन करने में खर्च हो जाएगा। ठीक है, सर्दी के मौसम में शरीर को सर्दी से बचाने के लिए, शरीर के तापमान को सुरक्षित रखने के लिए एवं बढ़ाने हेतु अधिक ऊर्जा चाहिए। समझ में आ गया कि नहीं? अधिक ऊर्जा चाहिए, और उनके भोजन में ऊर्जा बढ़ाने वाले जो तत्व हैं उनकी अधिकता होगी। तो ऊर्जा बढ़ाने वाले कौन से तत्व हैं? तो ऊर्जा बढ़ाने वाले दो तत्व होते हैं। उनमें से मुख्य होता है कार्बोज और दूसरा होता है वसा, यानी कि कार्बोहाइड्रेट और फैट। यह दो होते हैं जो सीधे सीधे जो हमारा संतुलित भोजन है उसमें ऊर्जा बढ़ाने का काम करते हैं। तो जो ठंडे प्रदेश में है उनका जो संतुलित भोजन है उसमें कार्बोज और वसा की जो मात्रा है वह हमें बढ़ानी होगी। ठीक है, कार्बोज और वसा की जो मात्रा है वह हमें क्या करना है? बढ़ाना है। ठीक है, अब इसके विपरीत अगर हम गर्म प्रदेश के लोगों की बात करें तो गर्म प्रदेश के लोगों में ऊर्जा उत्पादन जो भोजन है उसका सेवन जो है हमें कम करना है। जो गर्म प्रदेश है, ऑलरेडी आप खुद देखते होंगे कि गर्मी के दिनों में
पाचन तंत्र खराब हो जाता है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि गर्मी के दिनों में हमें कम ऊर्जा की जरूरत है और जितनी हमारे शरीर को जरूरत है उतना भोजन पाचन होता है। बाकी अगर उससे एक्स्ट्रा लेंगे तो हमें हमारे आहार नाल जो है वह काम करना स्लो कर देते हैं, जिससे कि पाचन सही से नहीं हो पाता। तो गर्म प्रदेश के लोगों के लिए हमें ऐसे भोजन की व्यवस्था करनी चाहिए जिसमें यह कार्बोज और वसा की मात्रा कम। क्या है ये? अगर इनकी बात करेंगे तो इनकी मात्रा क्या हो? कम हो। ठीक है, चलिए एक और है जो फैक्टर जो बहुत प्रभावित करता है, वह है विशेष शारीरिक अवस्था, यानी स्पेसिफिक फिजिकल कंडीशन। स्पेसिफिक फिजिकल जो कंडीशन है यह बहुत मायने रखता है। जैसे यह कुछ विशेष शारीरिक अवस्था की दशा को बताता है। कुछ विशेष, यह जो है कुछ विशेष शारीरिक दशा को बताता है। कुछ विशेष शारीरिक दशा को बताता है। अब जैसे अभी हम शुरू में इस पे बात किए हैं कि जैसे शुगर के मरीज हैं, तो शुगर के मरीज के लिए जो संतुलित आहार है वह अलग होगा, और जब उनको शुगर न हो उसी कंडीशन में तब उनका जो संतुलित आहार है वह अलग होगा। ठीक है, तो यह विशेष जो अवस्था है, विशेष शारीरिक अवस्था, यह इसके अलावा भी होता है। जैसे कि मान लीजिए जब गर्भावस्था हो, कोई स्त्री जब वह गर्भावस्था धारण की हो, जब वह गर्भावस्था धारण की हो, गर्भावस्था धारण की हो, जब गर्भावस्था धारण की रहेगी तो धात्री अवस्था, ठीक है, या फिर धात्री अवस्था, या फिर अगर हम देखें दुर्घटना के बाद जब शल्य चिकित्सा हो रहा हो, जब शल्य चिकित्सा हो रहा हो, शल्य चिकित्सा हो रहा, तो ऐसे समय में हम देखेंगे कि शरीर में जो पौष्टिक तत्व हैं उनकी मांग साधारण अवस्था के कंपेयर में बढ़ जाती है। क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। जब हम साधारण समय रहता है तो जो भोजन हम करते हैं, लेकिन जब हम विशेष परिस्थिति में होते हैं तो विशेष परिस्थिति में क्या होता है, इसकी मांग बढ़ जाती है। और जब मांग बढ़ जाती है तो हमें उस हिसाब से जो हमारा संतुलित भोजन है उसमें परिवर्तन करना पड़ता है। जैसे कि मान लीजिए अगर वो गर्भावस्था में है, तब क्या होता है कि गर्भकाल में माता द्वारा ग्रहण किया गया जो भोजन होता है वही गर्भस्थ शिशु का भी विकास करता है। जो माता भोजन लेती हैं वही जो शिशु है, जो पेट में शिशु है, वह भी भोजन ग्रहण करता है। तो गर्भकाल में एक ही साथ हम दो जीवों को भोजन देते हैं। एक ही साथ क्या करते हैं? दो जीवों को भोजन दे रहे हैं। तो जब दो जीवों को भोजन देंगे, दोनों का पोषण करेंगे, तो ऐसे समय में मांग जो होती है क्या होती है? मांग बढ़ जाती है। क्या हो जाती है? मांग बढ़ जाती है। अगर हम ऐसा नहीं करते हैं, एक ही भोजन देंगे, तो जो शिशु होगा उसमें जितना चाहिए उतना विकास नहीं हो पाता है। अगर गर्भावस्था में माता अपर्याप्त भोजन ग्रहण करती है तो शिशु का पूर्ण विकास नहीं हो पाता है। वह रक्त अल्पता जैसे पोषण, रक्त अल्पता का नाम सुने होंगे, आगे फिर हम लोग पढ़ेंगे। रक्त अल्पता, एनीमिया जिसको बोलते हैं, रक्त अल्पता जैसे रोग से वह ग्रसित हो जाती है। शिशु का भार तब क्या होगा? कम हो जाएगा। शिशु का भार क्या होगा? कम हो जाएगा। और शिशु का भार जब कम हो जाएगा तो वह अस्वस्थ हो जाएगा। इसलिए गर्भावस्था में भी पोषण की जो मात्रा है वह बढ़ जाती है। ठीक है, अब धात्री अवस्था को देखेंगे। दूसरा जो हमारे पास है वह है धात्री अवस्था। धात्री अवस्था में भी जो धात्री अवस्था है
इस धात्री अवस्था में भी देखें कि जन्म के बाद शिशु का पोषण माता के दूध से होता है। जन्म के बाद भी 3 साल तक जो बालक का पोषण है वह माँ के दूध से ही होता है। ठीक है, माँ के दूध से होता है। तो ऐसे में भी माँ का जो भोजन है, जो संतुलित आहार है, उसमें विशेष तत्वों की जो मांग होती है वह बढ़ जाता है। ठीक है, अब यह जो पौष्टिक तत्व हैं, इन्हीं से माँ का दूध का निर्माण होता है। माँ के दूध का निर्माण होता है। तो इसमें भी हमें क्या होता है, डिमांड बढ़ जाता है। ठीक है, अब अगर हम शल्य चिकित्सा को देखें, तो यह इसके साथ केवल शल्य चिकित्सा ही नहीं, इसके साथ जैसे कि बुखार हो गया, क्षय रोग हो गया, रक्त अल्पता हो गया, जैसे कहीं कहीं कट गया, ब्लड बाहर निकल गया, कोई कुपोषण हो गया जिसमें प्रोटीन की कमी हो गई, कोई लंबी अवधि की बीमारी है, इस तरह से ढेर सारे शरीर में अगर इस तरह की प्रॉब्लम आती है तो जो पोषक तत्व की कमी हो जाती है। जब पोषक तत्व की कमी हो जाएगी तो जो शरीर का निर्माणात्मक और सुरक्षात्मक भोज्य पदार्थ है उसकी मांग बढ़ जाती है। जैसे कि मान लीजिए अगर सेल या टिश्यू जो है, यानी कि कोशिका, ये सब अगर रप्चर करते हैं, टूट फूट जाते हैं, तो हमारे शरीर में प्रोटीन की मांग बढ़ जाती है। क्या हो जाती है? प्रोटीन की मांग बढ़ जाती है। तो इस आधार पर हम देखते हैं कि जो संतुलित आहार है, वह संतुलित आहार विभिन्न प्रकार के फैक्टर जो होते हैं, विभिन्न प्रकार के जो फैक्टर है उनसे प्रभावित होता है। तो एक ही प्रकार का जो संतुलित आहार है, वह संतुलित आहार सभी के लिए, एक ही प्रकार का जो संतुलित आहार है वह सभी के लिए पर्याप्त नहीं होता है। हमें अलग अलग उम्र, लिंग, स्वास्थ्य, क्रियाशीलता, जलवायु एवं मौसम, विशेष शारीरिक अवस्था आदि के लिए हमें संतुलित आहार को चेंज करना पड़ता है। इस तरह हम देखेंगे तो संतुलित आहार के लिए जो भोजन में उचित अनुपात और मात्रा में जब कार्बोज, प्रोटीन, वसा, खनिज लवण, विटामिन और वाटर की जो मात्रा होनी चाहिए, उससे ही शरीर का पोषण हो सकता है। किसी एक विशेष की जब मात्रा अधिक होती है तब भोजन लेने के बाद भी हमारा जो शरीर है वह पूर्ण रूप से विकसित नहीं हो पाता। आज से लगभग 50 वर्ष पूर्व, लगभग 50 ईयर्स पूर्व आहार विषयक खोज हुई थी। उसमें केवल इस बात पर ध्यान दिया गया था कि भारतीय जनता किस तरह का भोजन ग्रहण करती है, जो इंडियन पॉपुलेशन है वो किस तरह के भोजन को ग्रहण करती है, या हम इस तरह कह सकते हैं कि वे अपने भोजन में किन किन भोज्य पदार्थों को सम्मिलित करती है। परंतु इस बात पर अधिक ध्यान नहीं दिया गया कि भारतीयों के भोजन में किन किन भोज्य पदार्थों का समावेश किया जाना चाहिए। अब इसी को ध्यान में रखते हुए भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद, इसको नोट किया जा सकता है, भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद, भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद, जिसको अंग्रेजी में इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ICMR बोलते हैं। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ICMR के भोज्य जो विशेषज्ञ है वह 1993 में
भारतीयों के लिए भोज्य पदार्थों की दैनिक आवश्यकताओं की सिफारिश की है। दैनिक यानी डेली हम भोजन में क्या लेंगे, इसके लिए वो अलग अलग तरह के चार्ट के बारे में उन्होंने बताया है। और इस पे भारत सरकार ने काफी वर्क भी किया है। तो चलिए, आज हम लोगों ने पढ़ा संतुलित आहार को प्रभावित करने वाले कारक का पार्ट 2। पार्ट 1 आप जरूर पढ़ लीजिएगा। पार्ट 1 में हम लोगों ने 3 फैक्टर पे बात किया है, पार्ट 2 पे अगले 3 पे, और अगला वीडियो फिर लेके आएंगे जल्दी ही। तब तक के लिए आप सभी लोगों को गुड बाय।